दोस्तों ये स्टोरी का 52 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। वामिका जब गाड़ी से उतरने को हुई तो उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी गोद में टिश्यू के पेपर हैं और वह एकदम से उठ गई, जिस वजह से सारे टिश्यू पेपर उसी गाड़ी के अंदर गिर गए। वामिका टिश्यू पेपर को उठा रही थी। वेदांत वामिका को ही देख रहा था। कितनी सादगी थी उसके अंदर। कुछ देर उसे देखने के बाद वेदांत बोला, यह क्या कर रही हो? वामिका ने तब तक सारे टिश्यू पेपर उठा लिए। वेदांत को देखकर बोली, साहब वह आपकी गाड़ी गंदी हो जाती ना, बस इसीलिए यह उठा रही थी। इतना कहकर वह अंदर चली गई। वेदांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने ना में गर्दन हिलाते हुए खुद से कहा, वामिका एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद इस गाड़ी को गंदी करोगी और मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम मेरी गाड़ी गंदी क्यों कर रही हो। इतना कहकर वह भी घर के अंदर आ गया। आज वेदांत वामिका दोनों घर में अकेले थे। वामिका ने वेदांत की जैकेट वापस नहीं की, उसे कमरे में रख दिया ताकि वह उसे साफ करके और धो करके दे। वामिका किचन में गई और वेदांत के लिए पानी लेकर आई। वेदांत ने पानी पी लिया और फिर बोला, वामिका तुम मेरी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करती? तुम जितना पैकेज कहोगी मैं दे दूंगा। वामिका को वेदांत पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। वह बोली, साहब मैंने बताया तो था कि मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी और ना ही मुझे ज्यादा इंग्लिश बोलनी आती है। वामिका ने कहा, मैं आपकी कंपनी में जाऊंगी तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी। यह सुनकर वेदांत ने कहा, तुम पागल हो? इंसान का टैलेंट बोलता है, भाषा नहीं। और तुम नहीं जानती तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। कितने अच्छे अच्छे डिजाइन बनाकर दिए हैं तुमने, मुझे पसंद भी आए। देखो वामिका थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचो, अगर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लोगी तो तुम्हें फाइनेंशियल कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम खुद के लिए अपना एक घर भी खरीद सकती हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता, लेकिन अगर तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वामिका कुछ देर तक वेदांत को ही देखती रही, फिर बोली, अच्छा साहब मैं सोचूंगी। इतना कहकर वह किचन में गई और किचन से ही आवाज लगाकर बोली, साहब आप कुछ खाएंगे? वेदांत बोला, नहीं, तुमने आज जो दोपहर में आलू के पराठे बनाए थे उन्हीं से पेट भर गया। वैसे तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। वामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, फिर वह अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ अनिरुद्ध तैयार हो चुका था। वह तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आया और वंदना को आवाज लगाते हुए बोला, माँ जल्दी से नाश्ता दे दो, देर हो रही है। वंदना ने नाश्ते की प्लेट अनिरुद्ध के सामने रखते हुए कहा, अनिरुद्ध बेटा कहाँ जाते हो, कुछ बताते क्यों नहीं? रघुवंशी इंडस्ट्रीज तो तुमने कब की छोड़ दी। अनिरुद्ध पराठा खाते हुए बोला, बता दूंगा मैं, बस यह समझ लो कि कुछ गलत नहीं कर रहा। जो कर रहा हूँ तरीके से कर रहा हूँ, इतना भी बेगैरत नहीं हूँ कि किसी को हराने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल कर लूँ। फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा जो कर रहा है उस पर आपको फक्र होगा, शर्मिंदगी नहीं होगी। इतने में डैनी अपना न्यूज़पेपर लेकर वहीं डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और पढ़ने लगा। उसने भी ना जाने कितनी बार अनिरुद्ध से पूछा था, लेकिन अनिरुद्ध का हमेशा एक ही जवाब होता था कि वह जो कर रहा है कुछ भी गलत नहीं कर रहा। तीनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और तभी घर की बेल बजी। वंदना दरवाजे की तरफ देख रही थी। उससे पहले ही आराध्या बोली, माँ रुको, मैं देखती हूँ, आप मेरा भी नाश्ता बना दीजिए। वंदना ने हाँ में गर्दन हिलाई और वह किचन की ओर चली गई। वह आराध्या ने दरवाजा खोल कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह एकदम से बोली, तुम सामने कोई और नहीं अभिमान खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अभिमान बोला, गुड मॉर्निंग गिलहरी। आराध्या ने छोटी आंखें की और बोली, शर्म नहीं आती? बड़े बेशरम इंसान हो। कितनी बार तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन तुम हो कि मुंह उठाकर वापस आ जाते हो। इतना कहकर वह दरवाजा बंद करने को हुई, तभी अभिमान ने अपना एक हाथ दरवाजे पर रख दिया। अभिमान हैरानी से आराध्या को देख रहा था। अभिमान ने एक आंख मारी और बोला, ए गिलहरी, मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ, चलो मुझे एक कटोरी चीनी दे दो। आज ही शिफ्ट हुआ हूं ना, तो बहुत सारा सामान लाना भूल गया। आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। इतने में पीछे से युग ने अपने दोनों हाथ जोड़े और सिर के ऊपर ले गया और जोर से बोला, प्रणाम भाभी जी, आज ही शिफ्ट हुए हैं, यही आपके बराबर वाले फ्लैट में दे दीजिए ना एक कटोरी चीनी, चाय बनाकर पी लेंगे। या फिर एक काम करते हैं, क्यों ना आंटी के हाथ की ही चाय पी जाए। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा तो अभिमान ने बहुत ही आराम से कहा, सही कहा, अब तो हम यही रहने लगे हैं, एक कटोरी चीनी तो कभी भी मांग लेंगे। इतना कहकर अभिमान ने पूरा दरवाजा खोल दिया और दोनों अंदर आ गए। दोनों को अंदर देखकर अनिरुद्ध की भौं तन गई। वह गुस्से में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में आओ? अभिमान बोला, अरे भाई, तुम्हारे जीजा के रिश्ते से नहीं आया हूँ,
पड़ोसी के रिश्ते से आया हूँ आंटी, एक कप चाय मिलेगी? इतना कहकर वह डाइनिंग टेबल पर अनिरुद्ध के बिल्कुल सामने में बैठ गया। अनिरुद्ध जितना गुस्से में उसे देख रहा था, अभिमान उतने प्यार से ही अनिरुद्ध को देख रहा था। अभिमान को अब रिश्तों की समझ हो गई थी, धीरे धीरे चीजों को समझने लगा था। इतना तो वह समझ गया था कि फ्यूचर में अनिरुद्ध की शादी शिवांगी से होगी, इसलिए वह अब अनिरुद्ध पर गुस्सा नहीं निकालना चाहता था। और वैसे भी शिवाय ने उसे अनिरुद्ध पर गुस्सा ना करने की हिदायत दी थी, इसलिए मुस्कुराकर अनिरुद्ध को देख रहा था। अनिरुद्ध कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही युग आगे आया। उसने अनिरुद्ध की थाली में से पराठा उठाया और उसे फोल्ड कर मुंह में रख लिया। अनिरुद्ध गुस्से में युग को देखने लगा तो युग बोला, भाई मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तो मुझे ऐसे मत देख। मेरे लिए जो जितना अभिमान है उतना तू। कहकर वह उसी के पास बैठकर पराठा खाने लगा और फिर किचन की ओर देखकर बोला, आंटी क्या मस्त पराठा बनाए हैं, मेरे लिए भी बना दो, आज नाश्ता यहीं कर लेते हैं। फिर उसने डैनी को देखकर कहा, और अंकल तबीयत कैसी है आपकी, आज कौन कौन सी न्यूज अखबार में आई है? डैनी तो हैरानी से अभिमान और अनिरुद्ध को देख रहा था। कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अनिरुद्ध ने युग को देखकर गुस्से में कहा, मैं जानता हूँ मेरी तेरी लड़ाई नहीं है, लेकिन तू जिसकी तरफ खड़ा है उनसे मेरी लड़ाई है, तो बेहतर होगा कि तू बीच में ना आ जाए। युग बोला, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या पिटना है तुमसे? वैसे भी तुम्हारे मजबूत हाथ अगर किसी पर पड़ गए तो आदमी से नहीं उठा जाएगा। इतना कहकर उसने मुस्कुराकर अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध का पारा चढ़ गया। अनिरुद्ध गुस्से में खड़ा हो गया। वह कुछ कहता उससे पहले ही डैनी ने उसे आंखें दिखाई और वहां से जाने के लिए कहा। अनिरुद्ध को अपने पापा की बात याद आ गई कि उसे अभिमान और आराध्या के बीच में नहीं आना चाहिए। यह पूरी तरीके से आराध्या का डिसीजन है कि वह अभिमान के साथ जाए या ना जाए। अनिरुद्ध को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और टेबल पर रखी हुई सारी प्लेट वह 2 इंच ऊपर उठ गई। फिर उसने अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। तभी वंदना बोली, अनिरुद्ध बेटा ठीक से नाश्ता तो कर लो। अनिरुद्ध ने गुस्से में वंदना को देखा और बोला, माँ भूख नहीं है। और तभी युग ने कहा, सॉरी यार, मैंने तेरा पराठा खा लिया, पक्का कल मैं तेरा पराठा नहीं खाऊंगा। अनिरुद्ध उसको देखकर गुस्से में बोला, कल नहीं खाऊंगा मतलब अब तुम रोज यही खाने चले आओगे? अनिरुद्ध अभिमान बोला, साले साहब आप गुस्सा बहुत जल्दी से हो जाते हो, अब पड़ोसी हैं तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। इतना कहकर वह भी वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और वंदना को देखकर बोला, मम्मी जी मेरे लिए भी एक पराठा बना दो। और यह सुनकर डैनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन अनिरुद्ध उसका सिर लगभग फटने को हो गया। डैनी इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह जानता था कि ना तो अभिमान हार मानेगा और ना ही उसका बेटा। आखिर अभिमान में भी तो कहीं ना कहीं सिवाय के गुण थे। वह अपने आराध्या को अपनी जिंदगी से ऐसे नहीं जाने देता और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर चुका था कि अभिमान आराध्या को लेकर जाएगा। और अभी तो अभिमान ने कोशिश करना शुरू किया था, इतनी जल्दी हार कैसे मान जाता। वहीं वंदना किचन में खड़ी हुई हैरानी से डैनी को देख रही थी और तभी डैनी बोला, मुझे क्या देख रही हो, अब जब बच्चे आए हैं तो नाश्ता तो करेंगे ही, जाओ जाकर दोनों के लिए पराठे बना दो। वंदना वापस से अपने काम में लग गई। वहीं अनिरुद्ध गुस्से में अपने पापा को देखे जा रहा था। डैनी ने अनिरुद्ध से कहा, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, यहाँ मैं सब देख लूंगा। अनिरुद्ध अभी गुस्से में अपने पापा को देख रहा था। डैनी ने अनिरुद्ध की बाजू पर हल्का सा मारते हुए कहा, चलो चलो यहाँ खड़े क्यों हो, मैंने कल रात जो कहा था वही करो। अनिरुद्ध वहां से जाना तो नहीं चाहता था, पर उसका तो मन कर रहा था कि अभिमान का कॉलर पकड़कर उसे अभी फ्लैट से बाहर निकाल दे, लेकिन वह जानता था कि वह यह नहीं कर सकता। चाहे अनिरुद्ध को रघुवंशी परिवार पर कितना भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने माँ बाप से तो वह भी प्यार करता था और अपनी इज्जत रखते हुए उसने चुपचाप अपना बैग उठाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही अभिमान और युग दोनों ही रिलैक्स हो गए। वैसे भी दोनों को अनिरुद्ध से ही डर लगता था और दोनों उसी के जाने का इंतजार कर रहे थे। उसके जाते ही अभिमान ने टेबल को हल्का सा बजाते हुए कहा, मम्मी जी 2-3 दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया, कुछ तो बनाकर खिला दो। वहीं आराध्या गुस्से में आकर अभिमान के सामने बैठ गई। आराध्या जितना गुस्से में देखती अभिमान को उतनी ही हंसी आती, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली क्योंकि वह जानता था आराध्या प्रेग्नेंट है और उसका मूड स्विंग होता है। अगर उसे गुस्सा आया तो कुछ भी उठाकर फेंक कर मार देगी। वंदना ने पराठा बनाकर युग के सामने रख दिया। युग तो मजे से खाने लगा। वैसे भी 2-3 दिन से आराध्या की फ्लैट के चक्कर ही लगा रहा था।
खाना तो उसने खाया ही नहीं था, वह तो आराम से खाना खा रहा था। थोड़ी देर बाद वंदना एक और पराठा लेकर आई और उसने अभिमान के सामने रख दिया। अभिमान ने एक नज़र आराध्या को देखा, उसे देख रही थी, फिर वह चुपचाप अपना पराठा एंजॉय करने लगा। अभिमान पराठा खा रहा था और आराध्या उसे गुस्से में देख रही थी। अभिमान ने एक ही पराठा खाया था, इतने में वंदना एक और पराठा लेकर आई। उसने अभिमान की थाली में पराठा रखा और अभिमान ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया वैसे ही आराध्या ने थाली को अपनी तरफ खींच लिया और अभिमान को गुस्से में देखकर बोली, यहाँ क्या करने आए हो? कल समझाया था ना, अब यहाँ आकर बार बार अपनी इंसल्ट क्यों कर रहे हो? अभिमान ने आराध्या को जवाब देना ठीक नहीं समझा। उसने थाली पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा और बोला, पहले पराठा खा लूं, उसके बाद बता दूंगा। आराध्या ने वापस से थाली खींची और बोली, नहीं, मुझे अभी जानना है तुम यहाँ क्यों आए हो। क्यों आए हो? एक बार मेरी इंसल्ट करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो वापस आ गए? अभिमान ने फिर से थाली खींची और बोला, कहा ना पराठा खा लो, उसके बाद आराम से बता दूंगा। वैसे भी तुम्हारे घर के सामने ही रहने लगा हूँ, आना जाना तो लगा रहेगा। इतना कहकर उसने थाली को थोड़ा और खींचा और आराध्या की पकड़ थाली से छूट गई। अभिमान अपनी थाली उठाकर खड़ा हो गया और किचन में चला गया और बोला, मम्मी जी के हाथ के गरम गरम पराठे किचन में ही खा लूंगा। यहाँ तो बहुत दुश्मन बैठे हैं जो मुझे खाने ही नहीं देंगे। आराध्या की आंखों में गुस्सा उतर आया। डैनी अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वहीं युग उससे तो रहा नहीं गया, वह तो हंसने ही लगा। आराध्या अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने गुस्से में युग को देखा तो युग ने अपनी नजरें नीचे कर दी और फिर से अपने पराठे को एंजॉय करने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों भाइयों ने खाना खा लिया और अंगड़ाई तोड़ने लगे और तभी अभिमान बोला, ठीक है पापा, चलते हैं, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। इतना कहकर उसने आराध्या को देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आराध्या के पास गया। आराध्या गुस्से में बोली, पापा नहीं है तुम्हारे? अभिमान बोला, पापा ही हैं, ससुर जी को पापा ही कहते हैं। आराध्या कुछ बोलते उससे पहले ही दोनों भाई वहां से चलते बने, क्योंकि अच्छे से जानते थे आराध्या भड़क गई तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उसके जाते ही आराध्या ने डैनी को देखकर कहा, पापा यह सब क्या है? आप यह ऐसा कैसे कर सकते हैं? डैनी बोला, मैंने तो पहले ही कहा था बेटा, तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारा मन है तो उसे माफ कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसे रोकूंगा नहीं। आखिर वह अपनी बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा है तो उसे कोशिश करते रहना चाहिए। तुम नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें भेजूंगा भी नहीं। इतने में डैनी ने अपना अखबार उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। आराध्या अपने पापा को जाते हुए देख रही थी। डैनी ने घुमा फिराकर आराध्या से कह ही दिया कि वह उसके और अभिमान के बीच में नहीं आना चाहता। आराध्या अपनी माँ को देख रही थी, वह कुछ कहती उससे पहले ही वंदना बोली, तुम्हारे पापा ने नाश्ता नहीं किया, मैं तुम्हारे पापा का नाश्ता कमरे में ही ले जाती हूँ। इतना कहकर उसने भी एक ट्रे उठाई और कमरे की ओर चली गई और आराध्या गुस्से में डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। वंदना कमरे में पहुंची जहां डैनी सोफे पर किसी सोच में गुम था। वंदना बोली, क्या सोच रहे हो? डैनी ने कहा, यही कि आराध्या और अभिमान का क्या होगा। अभिमान हार मानने वालों में से नहीं है और वह आराध्या को लेकर ही जाएगा। और आराध्या वह जाना तो चाहती है, लेकिन जब जब वह अभिमान के बारे में सोचती है उसे वह रात याद आ जाती जब अभिमान ने उसे बेइज्जत किया था। समझ नहीं आ रहा हमारी बेटी के रिश्ते का क्या होगा। वंदना ने खाने की प्लेट डैनी के सामने रखी और बोली, पहले खाना खा लो, फिर आराम से सोच लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। डैनी हैरानी से वंदना को देख रहा था। वंदना आज भी वैसे की वैसे ही थी, उतनी ही मासूम, उतनी ही प्यारी, उतनी ही अच्छी, हमेशा डैनी का ख्याल रखती थी। डैनी ने पराठे का एक बाइट लिया और वंदना की ओर बढ़ा दिया। वंदना ने उसे खा लिया। दोनों हस्बैंड वाइफ ने आराम से खाना खाया। फिर वंदना ने खाली बर्तन उठाते हुए कहा, अब आप आराम से आराध्या और अभिमान के बारे में सोचिए, तब तक मैं किचन का काम कर लेती हूँ, फिर वापस आऊंगी, फिर दोनों बैठकर उनके रिश्ते के बारे में सोचेंगे। इतना कहकर वंदना ने एक मीठी सी मुस्कुराहट डैनी को पास की और वहां से चली गई। डैनी खुद से बोला, कमाल की बीवी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती, बिल्कुल भी, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी वंदना हमेशा ऐसे ही रहे। और दूसरी तरफ आराध्या गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन फिर अचानक उसने खुद को मिरर में देखा और उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। कहीं ना कहीं इस बात का घमंड भी था कि अभिमान रघुवंशी जो किसी के सामने नहीं झुकता, वह उसे मनाने के लिए इतना कुछ कर रहा है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, शिवांगी नहीं आई? आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। दृष्टि बोली, शिवाय भैया
दृष्टि बोली, सिवाय भैया वह हमारे साथ नाश्ता नहीं करती। जब आप सब चले जाओगे तब मैं या आर्या हम में से एक उसके लिए नाश्ता लेकर जाएगा और फिर उसे झूठी तसल्ली दे देंगे और धीरे धीरे उसे नाश्ता करवा लेंगे। कहते हुए दृष्टि के चेहरे पर उदासी आ गई। आखिरकार शिवांगी सबकी लाडली थी। कुछ सोचकर सिवाय डाइनिंग टेबल से उठा और आर्या को देख कर बोला, तुम तितली के लिए उसका फेवरेट नाश्ता बनाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह सीधा शिवांगी के कमरे की ओर चला गया। शिवाय कमरे में पहुंचा तो शिवांगी हमेशा की तरह बालकनी में रखे झूले पर बैठे हुए गार्डन को देख रही थी। शिवाय सीधा बालकनी गया और शिवांगी को देखकर बोला, यह तितली अनिरुद्ध से मिलेगी। यह सुनकर शिवांगी ने हैरानी से शिवाय को देखा और बोली, आप झूठ बोल रहे हैं पापा। आप हमेशा यही कहते हैं कि मिलवा दूंगा, लेकिन कभी मिलवाते नहीं। शिवाय शिवांगी के पास पंजों के बल बैठ गया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर बोला, मैंने कभी झूठ नहीं बोला बेटा, कभी भी नहीं। शिवाय रघुवंशी झूठ नहीं बोलता, गोली मार देता है। यह सुनकर शिवांगी हैरानी से शिवाय को देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह बोली, गोली मार देता है मतलब? शिवाय बोला, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, मैं बस यह कह रहा हूँ, क्या तुम अनिरुद्ध से मिलोगी? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई। अगले ही पल शिवाय बोला, तो फिर चलो, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम मेरे साथ ऑफिस जा रही हो। शिवांगी खुश हो गई और जल्दी से उठ गई। हमेशा सब उससे कहते थे कि अनिरुद्ध से उसे मिला देंगे, लेकिन अपने साथ लेकर कोई नहीं जाता था। लेकिन आज शिवाय उसे अपने साथ लेकर जा रहा था, इसलिए थोड़ा एक्साइटमेंट थी। वह जल्दी से अपने कबर्ड के पास आई। उसने कपड़े खोल कर देखा तो उसमें दुनिया भर के कपड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या पहने। उसने फिर एक अनारकली सूट निकाला जो येलो कलर का था और शिवांगी पर बहुत सुंदर लगता था। उसे लेकर वॉशरूम में चली गई और 5 मिनट बाद तैयार होकर बाहर आई। शिवाय शिवांगी को ही देख रहा था। शिवांगी कुछ कुछ वीरा जैसी थी। याद आया कि जब वह वीरा से पहली बार मिला था तो वीरा भी बिल्कुल ऐसी ही थी, हल्की फुल्की सी। शिवांगी जल्दी से शिवाय के सामने आई और बोली, पापा चलिए, अनिरुद्ध से मिलने जाना है। शिवाय अपने होश में आया। उसने शिवांगी को देखा और बहुत प्यार से बोला, हाँ, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें पहले नाश्ता करना पड़ेगा ना। चलो पहले हम दोनों नाश्ता करते हैं, उसके बाद अनिरुद्ध से मिलने जाएंगे। शिवांगी बोली, पक्का ना? शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवांगी शिवाय के साथ नीचे आ गई। सब शिवाय और शिवांगी को ही देख रहे थे। कितनी बार सबने शिवांगी को नीचे लाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। शिवाय की बात अलग थी, वह तो रघुवंशी परिवार की जान था। शिवाय तितली को लेकर डाइनिंग टेबल पर आया। उसने तितली के लिए चेयर खींचा और तितली को उस पर बैठा दिया। आर्या ने तितली के सामने उसकी फेवरेट डिश सर्व कर दी। तितली का दिल खुश था, इसलिए उसने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद शिवाय बोला, तो चले शहजादी। शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। सब हैरानी से शिवाय को देख रहे थे। शिवाय ने सबकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, आज मैं तितली को अपने साथ ऑफिस लेकर जा रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबने ना में गर्दन हिला दी, बल्कि सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतने दिनों बाद शिवांगी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखी थी और इसलिए वह सब खुश थे कि शिवांगी अब थोड़ा बहुत बाहर निकलेगी तो उसका मन बहल जाएगा। करीब 1 घंटे बाद गाड़ियों का काफिला रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुका। सीनियर रघुवंशी गाड़ी से बाहर निकले। शिवाय ने एक गाड़ी का दरवाजा खोला, उसमें से शिवांगी बाहर आई। शिवांगी ने सबसे पहले उस बड़ी सी इंडस्ट्रीज को देखा जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिखा था रघुवंशी इंडस्ट्रीज। फिर उसने शिवाय को देखा। शिवाय बोला, ऐसे क्या देख रही हो तितली, यह सब तुम्हारा ही है, चलो अंदर चलते हैं। शिवांगी पहली बार रघुवंशी इंडस्ट्रीज आई थी। वह तो उस बड़ी सी बिल्डिंग को देख रही थी। फिर वह शिवाय को देख कर बोली, पापा यह सब आपका है? शिवाय ने मुस्कुराकर शिवांगी के गाल पर हाथ रखा और बोला, नहीं बेटा, मेरा नहीं, हमारा है। इतना कहकर शिवाय ने सीनियर रघुवंशी की तरफ भी इशारा किया। शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वह धीरे से कुछ बोलने लगी तो शिवाय को कुछ समझ नहीं आया। शिवांगी ने बहुत हक से शिवाय का हाथ पकड़ा और उसे हल्का सा झुकाया। शिवाय ने थोड़ा सा झुककर अपना कान शिवांगी के होठों के पास किया तो शिवांगी धीरे से बोली, पापा प्रॉमिस भूल तो नहीं जाओगे? आज पक्का अनिरुद्ध से मिलवाओगे ना? शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने पलकें झुका दी और बस शिवाय की रजामंदी मिलते ही शिवांगी के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वे सब शिवांगी को लेकर इंडस्ट्रीज के अंदर चले गए। शिवांगी एक एक चीज को ध्यान से देख रही थी। पहली बार किसी के ऑफिस आई थी, वरना तो घर से हॉस्पिटल या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर अनिरुद्ध के साथ बाइक पर जाती थी, लेकिन बड़ा ऑफिस तो उसने पहली बार ही देखा था।
सीनियर ऑफिसर एक एक करके अपने अपने केबिन में चले गए और शिवाय शिवांगी को अपने केबिन में लेकर आ गया। शिवांगी ने शिवाय का केबिन देखा तो केबिन बहुत बड़ा था, सच में एक लग्जरी केबिन था। शिवांगी ने शिवाय को देखकर कहा, पापा या आपका है? शिवाय बोला, अभी बाहर क्या समझाया था, मेरा नहीं हमारा। शिवांगी बोली, ओके पापा हमारा। अब या तो बताइए अनिरुद्ध से कब मिल पाएंगे? शिवाय बोला, थोड़ा सा सब्र रखो, तुम्हारा अनिरुद्ध कहीं नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे अनिरुद्ध को कहीं जाने नहीं दूंगा, वह हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, हमेशा। मैं इसे तुम्हारे पल्लू से बांध दूंगा। शिवांगी को समझ नहीं आया, वह बोली, पापा पल्लू से कैसे बांधते हैं? यह सुनकर शिवाय को हंसी आ गई। उसने शिवांगी की बाजू को पकड़कर प्यार से कुर्सी पर बैठाया और बोला, पल्लू से पकड़कर मतलब तुमसे शादी कर दूंगा। यह सुनकर शिवांगी थोड़ा सा इमोशनल हो गई। वह बोली, पापा वह मुझसे शादी नहीं करेंगे। शिवांगी ने जैसे ही बोला कि वह मुझसे शादी नहीं करेंगे, शिवांगी के लहजे में अनिरुद्ध के लिए इज्जत झलक रही थी और शिवाय उसे समझ भी रहा था कि शिवांगी काफी हद तक अनिरुद्ध को अपना मान चुकी है। शिवाय ने शिवांगी को समझाते हुए कहा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। तुम जो करना चाहती हो कर लो, मुझे थोड़ा सा काम है, उसके बाद हम अनिरुद्ध से मिलने चलेंगे। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और वह उसके इतने बड़े से केबिन में इधर उधर चक्कर लगाकर वहां रखे सामान को देखने लगी और शिवाय अपने लैपटॉप में बिजी हो गया। वहीं दूसरी तरफ अभिमान सोफे पर बैठा हुआ अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था और युग फ्लैट की सफाई कर रहा था। उसने अपने लोअर को आधा फोल्ड किया हुआ था, कमर पर एक कपड़ा टांगा हुआ था और उसके हाथ में एक बाल्टी थी जिसमें थोड़ा पानी था। वह उस पानी में कपड़ा भिगो भिगो कर आसपास की चीजों को साफ कर रहा था। युग साफ तो कर रहा था लेकिन उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। आखिरकार उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने बाल्टी को गुस्से में अभिमान की ओर फेंक दिया और बाल्टी सीधा अभिमान के सिर पर आकर लगी। अभिमान गुस्से में कहा, दिखाई नहीं देता बर्तन फेंक रहे हो, तमीज नहीं है, सिर फोड़ दिया मेरा। इतना कहकर वह अपने सिर को रब करने लगा। युग भी गुस्से में बोला, जब से आए हैं तब से मैं ही काम कर रहा हूँ, तुमसे तो नहीं हुआ कि काम कर लूं। तब तो ब्रोकर के सामने कह रहा था, हाँ हाँ कोई भी फ्लैट दे दो, हम सफाई कर लेंगे, लेकिन अब सुबह से मेरा ही बैंड बजा हुआ है, तुमसे तो नहीं हुआ कि थोड़ी सी सफाई कर लूं। इतना कहकर ही गुस्से में सोफे पर बैठ गया। अभिमान अभी अपने सिर को रब कर रहा था। कुछ सोचकर अभिमान ने प्यार से कहा, सॉरी यार, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तू भी पीछे जा रहा है, तू चाहे तो वापस जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तू चला जा यार, तुझे इन सब काम की आदत नहीं है। युग ने गुस्से में अभिमान को देखा और बोला, जैसे तुझे तो सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली हुई है, तुझे तो यह सब करने की आदत है, शर्म कर, तुझे मेरे डेडिकेशन की इज्जत करनी चाहिए और तू है कि मुझे नौकरों की तरह काम करवा रहा है। देख अभी से काम बांट लेते हैं, रोज रोज तो वंदना आंटी खाना नहीं देंगी, नहीं तो आज से एक दिन सफाई मैं करूंगा और एक दिन खाना तू बनाएगा, एक दिन खाना मैं बना लूंगा और एक दिन सफाई तू करेगा, समझ गया? अभिमान ने थोड़ा सा अपना सिर खुजाया और फिर बोला, हाँ मतलब जिस दिन मैं सफाई करूंगा उस दिन तू खाना बनाएगा और जिस दिन तू सफाई करेगा उस दिन मैं खाना बनाऊंगा, यही ना? युग ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, इंटेलिजेंट तो तू है, इसमें डाउट नहीं है, अब चल लग जा काम पर। अभिमान ने गहरी सांस ली और चुपचाप उस बाल्टी को उठा लिया और फिर युग के कंधे पर टंगा हुआ कपड़ा उठाया और बोला, ठीक है, बची खुची सफाई मैं कर देता हूँ, जब तक तू खाने के लिए कुछ बना ले। यह सुनकर युग बोला, अभी अभी तो पराठे ठूंस कर आया है और तुझे भूख भी लग गई? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, यार सच में भूख लग गई, कुछ भी बना ले, बेशक मैगी बना ले, पर बना ले, तब तक मैं यह सफाई करता हूँ। युग का काम करने का मन बिल्कुल नहीं था। जब से वह वंदना आंटी के घर से नाश्ता करके आया था तब से ही काम कर रहा था, लेकिन अब दोनों के लिए खाना तो बनाना ही पड़ता, इसलिए चुपचाप उठकर किचन की ओर चला गया और बिना पलटे बोला, जल्दी सफाई कर, मैगी बनाता हूँ। दोनों भाई मिलकर मैगी खाएंगे, कल से मेनू डिसाइड कर लेंगे कब क्या बनेगा। अभिमान खुद में बड़बड़ाया, बोल तो ऐसे रहा है जैसे 5 स्टार में सेब लगा हो, ज्यादा से ज्यादा मैगी चावल खिचड़ी बनाकर खा लेंगे, इससे ज्यादा हमें बनाना भी नहीं आता। और तभी उसके फ्लैट की बेल बजी। अभिमान ने युग को देखा तो युग किचन में जा चुका था। अभिमान सीधा गेट की तरफ बढ़ा, दरवाजा खुला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, सामने कोई और नहीं, आराध्या खड़ी थी। आराध्या ने एक नजर अभिमान को देखा और अभिमान के हाथ में बाल्टी थी और कंधे पर कपड़ा था। आराध्या अभिमान को ही देखती रही। उसने अभिमान को ऐसे कभी नहीं देखा था, हमेशा अकड़े हुए ही देखा था,
लेकिन आज तो अभिमान एक नॉर्मल लड़के की तरह लग रहा था, कहीं से भी बिजनेस टाइकून नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि उसने एक सिंपल लोअर टी शर्ट पहना हुआ था। आराध्या जो बोलने आई थी वह अभिमान को देखकर भूल गई। वह बस अभिमान को ही देखते रही। इतने में अभिमान बोला, और जाने मन यहाँ क्यों आई हो? अगर इतनी ही याद आ रही थी तो मैं वहां आ जाता। अभिमान की बात सुनकर आराध्या अपने होश में आई और बोली, शट अप, इस धोखे में मत रहना कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। अभिमान ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर किस लिए आई हो? अच्छा चलो, आ ही गई हो तो अंदर आओ। युग मैगी बना रहा था, तुम भी खाकर जाना। आखिर हम तुम्हारे घर आए हैं, तुम हमारे घर आओगी। इतना कहकर वह आराध्या की बाजू पकड़कर अंदर ले आया। युग ने आराध्या को देखा और मुस्कुराकर कहा, भाभी मैगी बना रहा हूँ, आप भी खाकर जाइए। फिर उसने अभिमान को देखकर कहा, अपने हाथ में पकड़ी बाल्टी तो नीचे रख दे। अभिमान ने अपने हाथ की पकड़ी हुई बाल्टी पर ध्यान दिया और उसने बाल्टी वहीं फर्श पर रख दी। अभिमान ने अपने कंधे पर रखा हुआ कपड़ा भी वहीं फेंक दिया और आराध्या की बाजू पकड़कर बड़े प्यार से बोला, चलो ना गिलहरी, साथ में मैं भी खाऊंगा। और तभी युग किचन से, हाँ और क्या भाभी, तुम हमारे घर में ही खाना और हम तुम्हारे घर आते हैं, तभी तो बैलेंस होगा। और तभी आराध्या गुस्से में बोली, मैं यहाँ मैगी खाने या तुम्हें पराठे खिलाने नहीं आई हूँ। यह कहने आई हूँ कि यह जो तुम लोग कर रहे हो, यह करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहाँ से। हमारे घर के सामने आकर रह लेने से मैं मान नहीं जाऊंगी। मैं वह रात कभी नहीं भूल सकती जब मुझे रघुवंशी मेंशन से बेइज्जत करके निकाला गया था। अभिमान और युग दोनों के चेहरे पर उदासी छा गई। युग तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपनी मैगी बनाने में लगा रहा। वहीं अभिमान ने आराध्या को देखकर कहा, देखो आराध्या, जब तक तुम मान नहीं जाती तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही मनाता रहूंगा, इंतजार करूंगा तुम मुझे कब माफ करो। और रही बात यहाँ से जाने की, तो पास दिल ही नहीं है। मैं नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। आराध्या ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी हुई चेन अभिमान के ऊपर फेंक दी और गुस्से में बोली, पकड़ो अपनी यह चेन और निकलो यहाँ से। तुम्हारे यह सब करने से मैं मान नहीं जाऊंगी। तुम एक नंबर के इंसान नहीं हो। नशे में कुछ और बोलते हो और होश में कुछ और बोलते हो। तुम्हारे जैसा झूठा इंसान मैंने नहीं देखा। मेरी जिंदगी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो और निकल जाओ यहाँ से। अभिमान ने चेन को उठा लिया जो आराध्या के फेंकने से जमीन पर गिर पड़ी थी। अभिमान बोला, आराध्या, मैं मानता हूँ कि मैंने जब तुम्हें यह चैन दी थी तो मैं होश में नहीं था, लेकिन उस रात जो कुछ भी हुआ था वह सब सच था। सच में तुम मुझे पहले से ही बहुत पसंद हो, पहले से ही तुम मुझे अच्छी लगती हो, उसमें झूठ नहीं था। आराध्या ने इस बार अभिमान की कॉलर पकड़ी और उसे हिलाते हुए बोली, एक और झूठ अभिमान। रघुवंशी, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ झुक रही हूँ, उसके बाद भी तुमने कभी अपने दिल की बात मुझे नहीं कही और अब दावा कर रहे हो कि मुझे पहले से ही प्यार करते थे। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। अभिमान, मुझे और मेरे बच्चे को चैन से जीने दो, वरना अगर मैंने भाई से शिकायत कर दी तो तुम दोनों को उठाकर बाहर फेंक देगा। बेहतर होगा चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और भाई के बीच में हाथापाई हो। इतना कहकर आराध्या वापस से जाने लगी और तभी अभिमान बोला, हाथापाई होती है तो हो जाए, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जब तक तुम मेरे साथ रघुवंशी मेंशन नहीं चलोगी तब तक तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे सारी जिंदगी मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़े, मुझे मंजूर है। और यह जो तुम मुझे भाई के नाम से डराना बंद कर दो। खैर, दिमाग अगर मेरा घूम गया तो तुम्हारे भाई के कान पर दो लगाऊंगा। आराध्या गुस्से में पलटी और उसने अभिमान को देखकर गुस्से में कहा, तुम मेरे भाई पर हाथ उठाओगे? अभिमान बोला, अगर तुम्हारा भाई मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं भी पीटूंगा। आराध्या को गुस्सा आ गया। वैसे भी प्रेगनेंसी की वजह से उसका मूड सही नहीं काम करता था। उसने अभिमान को मारने के लिए हाथ उठा लिया, लेकिन हाथ गाल पर लगता उससे पहले ही अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़ लिया और फिर उससे हल्का सा अपनी तरफ खींचकर उसकी हथेली पर किस करके बोला, जाने मन, बार बार हाथों को कष्ट मत दिया करो। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, उसका पश्चाताप भी कर रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम भूल जाओ कि तुम किसके सामने खड़ी हो। आज भी मैं अभिमान रघुवंशी हूँ और मेरा अभिमान हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हारी बदतमीजी सह लेता हूँ, वरना कोई और होती तो अब तक तो गोली मार देता। समझ गई बीवी, आज के बाद हाथ मत उठाना। इतना कहकर अभिमान ने अपना एक हाथ आराध्या की कमर पर लपेटा और उसे हल्का सा करीब किया और उसके माथे को चूम लिया। आराध्या तो अभिमान को देखे जा रही थी। हर दिन वह आराध्या को एक नया शब्द देता था,
आराध्या ने अभिमान के सीने पर हाथ रख करके उसे धक्का दिया और गुस्से में वहां से चली गई। उसके जाते ही युग ने बिना पलटे कहा, तो फिर 2 ही पैकेट बना लूं। भाभी तो चली गई। क्रिस और मीरा दोनों ही एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। क्रिस तो खुश था कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मीरा के मन में अभी भी यह बात खटक रही थी कि उसने किसी को जान से मार दिया। हालांकि उसने जो कुछ भी किया था वह गलत नहीं किया था, बिल्कुल सही किया था। फिर भी उसे मन ही मन बहुत गिल्ट तो होता था। थोड़ी देर बाद क्रिस ने मीरा को देखकर कहा, मीरा एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम बैठो। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और क्रिस चला गया। थोड़ी देर बाद मीरा के पास एक बूढ़ी औरत आकर बैठ गई, जिसने कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। वह मीरा को देखकर रोने लगी और मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह औरत उसके पास आकर क्यों बैठी है। मीरा ने देखकर कहा, माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? वह बूढ़ी औरत बोली, रोऊं ना तो क्या करूं? तुमने मेरे इकलौते सहारे को मार दिया। मीरा की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपने आसपास नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। उससे इतने बड़े रेस्टोरेंट में मीरा और वह बुढ़िया अकेले बैठी हुई थी। मीरा की आंखों में पानी आ गया। अभी थोड़ी देर पहले तो वहां इतनी चहल पहल थी और अभी अचानक से वहां कोई नहीं। इतने में इस बुढ़िया ने कहा, इधर उधर क्या देख रही है? तूने खून किया है, मेरे पोते का खून किया है, उसे मार दिया तूने। कभी भी खुश नहीं रहेगी, कभी खुशी नहीं रहेगी, दर दर भटकेगी, पर सुख तुझे नहीं मिलेगा। तूने मेरे इकलौते सहारे को मार दिया। तूने मुझसे मेरा सहारा छीन लिया, मार दिया तूने मेरे इकलौते सहारे को। मीरा उस बुढ़िया औरत को देखते जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है, लेकिन उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि उसने सच में किसी के सहारे को मार दिया। बूढ़ी औरत फिर से रोती हुई बोली, अब चुप क्यों है? बताती क्यों नहीं? तूने मेरे पोते को क्यों मारा? मीरा इस बार रोते रोते बोली, मैं मारना नहीं चाहती थी, मैं खून नहीं करना चाहती थी, बस मुझसे हो गया। मीरा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वह बूढ़ी औरत को देखकर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और वह बूढ़ी औरत को क्या जवाब दे। इतने में बूढ़ी औरत फिर से रोते रोते चिल्लाते हुए बोली, बता तूने मेरे पोते को क्यों मारा? क्यों मारा तूने मेरे पोते को? मीरा भी गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, मारती नहीं तो क्या करती? तुम्हारा पोता मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मैंने उसे मार कर ठीक ही किया। मेरा पूरा परिवार कहता है कि मैंने जो कुछ किया वह ठीक किया। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी तुम्हारी बातों में। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने पति को बुलाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इतना कहकर मीरा ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बस जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से मुझे परेशान मत करो। और अचानक उसकी आंख खुल गई। मीरा उठकर बैठ गई। उसने सपना देखा था, एक बहुत बुरा सपना। उसका दिल तो उसे फिर से परेशान करने लगा। मीरा ने देखा तो कमरे में अंधेरा था और कुछ भी कहीं नहीं था। मीरा लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसने सामने देखा तो उसे वही बुढ़िया नजर आई जो उसने सपने में देखी थी। मीरा एकदम से डर गई। इस वक्त मीरा सपने में नहीं थी। वह जल्दी से उठकर उस कमरे से भागी और भागते हुए रूम के अंदर गई, जहां क्रिस अपना लैपटॉप खोलकर काम कर रहा था। क्रिस ने जैसे ही मीरा को वहां देखा, क्रिस की आंखें हैरानी से फैल गई। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही मीरा भागते हुए उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। क्रिस ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, ए छुटकी, रो क्यों रही हो? मीरा बोलने की हालत में नहीं थी। क्रिस ने फिर पूछा, क्या हुआ? मीरा रोते रोते बोली, मुझे सपना आया, बहुत बुरा सपना। मिस्टर रघुवंशी, आप मेरे पास भी नहीं थे, मैं डर गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह बूढ़ी औरत मुझसे पूछ रही है कि मैंने उसके पोते को क्यों मारा। क्रिस मीरा का हाथ पकड़कर समझाया, मीरा, तुमने डरावना सपना देखा है। क्रिस ने मीरा की कमर को सीधा रब किया और उसे खुद से दूर किया और वहीं टेबल पर रखा हुआ एक पानी का गिलास उठाकर मीरा को अपने हाथों से पानी पिलाया। फिर उसके सिर को अपने सीने से लगाकर बोला, बस शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। मीरा, तुमने एक सपना देखा और वह बस सपना है। तुमने उस लड़के को मारकर कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं, शांत हो जाओ, देखो सब तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर उसने मीरा को एक तरफ देखने का इशारा किया, जहां सीनियर रघुवंशी और जूनियर रघुवंशी दोनों बैठे हुए थे। मीरा ने घबराहट में देखा ही नहीं था, इसलिए रूम में सब बैठे हुए हैं वह मीरा को देख रहे थे और उनके चेहरे
पर भी एक चिंता आ गई। वह मीरा को ऐसे नहीं देख सकते थे। आखिर शिवाय ने कहा, मेरे बच्चे, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम डर क्यों रही हो? तुमने एक सपना जो बहुत बुरा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम तो पैंथर की स्ट्रांग बेटी हो। मीरा सबको देख कर रोने लगी। राजवीर बोला, क्रिस, मीरा को कमरे में लेकर जाओ, बाकी का काम देव संभालेगा। क्रिस ने देव की तरफ देखा और देव ने हाँ में गर्दन हिलाई। क्रिस मीरा को संभालता हुआ कमरे से बाहर ले गया। उसके जाते ही राजवीर ने शिवाय से कहा, जिस लड़के की डेथ हुई है उसके बारे में कुछ पता चला? कौन है, कहाँ से आया था, हमारी ही बहू के पीछे क्यों पड़ा था? उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी। शिवाय बोला, कमाल करते हो सीनियर, ऑस्ट्रेलिया से कब आए हैं और पता मुझे होगा? शिवाय की बात सुनकर राजवीर ने शिवाय को एक आंख उठाकर देखा तो शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, सीनियर, क्या गलत कह रहा हूँ? यही तो पूछ रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में इतने दिन क्या कर रहे थे? वहां क्या पता चला? कौन था वह लड़का जो हमारी पैंथर की लड़की को परेशान कर रहा था? अगर मीरा को कुछ हुआ तो पैंथर इस बार छोड़ेगा नहीं, सीनियर रघुवंशी का शिकार कर देगा। शिवाय की बात सुनकर सीनियर रघुवंशी हंसने लगे और तभी दिव्यांश बोला, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कौन है वह लड़का। वहीं दूसरी तरफ क्रिस मीरा को लेकर कमरे में आ गया। क्रिस मीरा को बिल्कुल प्यार से बेड पर लिटाया और खुद उसके सिरहाने बैठकर उसके बालों को सहलाने लगा। मीरा आंख बंद नहीं कर रही थी, उसने क्रिस की शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। क्रिस मीरा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मीरा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, इतना नहीं डरते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन मीरा की आंखें अब भी बंद नहीं हुई। उसने क्रिस को ऐसे पकड़ा था जैसे वह क्रिस को छोड़ देगी तो उसे वह सपना फिर से आने लगेगा। आखिरकार थक कर क्रिस मीरा के पास ही लेट गया। उसने मीरा का सिर अपने सीने पर रखा और उसे हल्का हल्का सहलाने लगा और मीरा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। लेकिन उसकी पकड़ अब भी टाइट थी। क्रिस का दिमाग खराब हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीरा इस हद तक उस मर्डर के बारे में सोचती है कि उसे सपने में भी आने लगे। अगर मीरा ऐसे ही सोचती रहेगी तो मीरा को आने वाले समय में और ज्यादा परेशानी होगी। वह मीरा को कुछ भी करके इन सब से दूर लेकर जाना चाहता था, लेकिन मीरा के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि उसने किसी का मर्डर कर दिया, शायद किसी ऐसे इंसान का किया है जिसके ऊपर किसी की इंडिपेंडेंस थी। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। शिवांगी आज भी नहीं आई। शिवाय ने डाइनिंग टेबल पर देखा और अपना सीट टेबल पर रखा और आर्या बोली, अब पछताने से क्या होगा? कल तो शिवांगी से झूठ बोल दिया कि अनिरुद्ध से मिलवाऊंगा, लेकिन मिलवाया नहीं। अगर ऐसे ही झूठ बोलते रहे तो वह लड़की आप पर कभी भरोसा नहीं कर पाएगी। ऐसा मत कीजिए, उसका दिल बहुत नाजुक है, बच्ची है, वह दिल पर बात ले गई तो सिवाय पछताने के हमें कुछ नहीं मिलेगा। शिवाय ने अपना सिर उठाकर आर्या को देखा और बोला, कल मैं सच में बहुत बिजी था, नहीं मिलवा पाया उस अनिरुद्ध से, पर आज पक्का मिलवाऊंगा। आर्या हल्के गुस्से में नाश्ता परोसते हुए बोली, तो फिर जाइए, यहाँ क्यों बैठे हैं, लेकर आइए उसे। कल रात भी उसने कुछ नहीं खाया, ऐसे ही चलता रहा तो हम शिवांगी को खो देंगे और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी। शिवाय बोला, अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ, लेकर आता हूँ उसे, तुम उसके लिए उसका फेवरेट सैंडविच बनाओ। आर्या ने गुस्से में हाँ में गर्दन हिलाई और शिवाय उठकर शिवांगी के कमरे की ओर चला गया। शिवाय जब कमरे में पहुंचा तो शिवांगी हमेशा की तरह बालकनी में झूले पर बैठी हुई थी। शिवाय सीधा गया और उसने अपना कान पकड़कर शिवांगी को देखने लगा। शिवांगी ने अपना मुंह घुमा लिया। वह शिवाय से बहुत नाराज थी क्योंकि शिवाय ने अनिरुद्ध से मिलवाने का वादा किया था, लेकिन बिजी होने की वजह से शिवांगी को मिलवा नहीं पाया। शिवाय अब भी कान पकड़े शिवांगी को देख रहा था। शिवांगी कुछ नहीं बोली। शिवाय पंजों के बल बैठा और बोला, आज पक्का, कल तुम्हारे पापा बहुत बिजी थे। शिवांगी अब भी कुछ नहीं बोली। शिवाय ने फिर से गर्दन टेढ़ी की और छोटे से बच्चे की तरह शिवांगी को मनाते हुए बोला, पक्का तितली, आज अनिरुद्ध को तुमसे मिलवा कर रहूंगा, एक और मौका दे दो प्लीज इस बार। शिवांगी को थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ। वह खड़ी हुई और बोली, पापा, अगर आपने आज नहीं मिलवाया ना तो मैं कभी आपके साथ ऑफिस नहीं जाऊंगी। कहते हुए शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। शिवाय अपनी बच्ची की आंखों में पानी नहीं देख सकता था और उसकी हालत समझ भी रहा था। शिवाय ने शिवांगी के चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, पक्का प्रॉमिस, आज मैं तुम्हें अनिरुद्ध से मिलवा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपना कितना भी काम छोड़ना पड़े। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और अगले 20 मिनट में वह दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। आर्या ने शिवांगी के लिए उसका फेवरेट सैंडविच बनाया था। दूसरी तरफ अभिमान और युग दोनों ही नाश्ता कर रहे थे। युग ने अपने और अभिमान के लिए सैंडविच बनाया हुआ था। युग को बनाना तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन फिलहाल दोनों भाई युग की स्किल पर ही काम चला रहे थे। युग रोज रोज नई नई चीजें ट्राई करता था, लेकिन उससे से बनता कुछ नहीं था।
आखिर में दोनों भाई सैंडविच मैगी भी यही सब खाते थे। आज भी युग ने पूरा किचन फैला दिया था, लेकिन आखिर में अपने और अपने भाई के लिए सैंडविच ही बनाया था। अभिमान ने सैंडविच का बाइट लिया और बोला, तू रोज रात को कहता है आज पनीर बनाऊंगा, आज नॉनवेज, आज यह सब बना दूंगा, आज वह सब बना दूंगा, लेकिन पिछले 2-3 दिन से तू यह ब्रेड ही खिला रहा है। युग एक ब्रेड को लपेटता हुआ बोला, अरे नहीं नहीं, वह तो मैं ट्राई करता हूँ लेकिन ठीक से बनता नहीं, लेकिन मैं बनाना सीख जाऊंगा। वैसे भी भाभी कौन सा 1-2 दिन में मान जाएंगी, उसे मनाने के लिए तो 3-4 महीने चाहिए, और 3-4 महीने में तो मैं सीख जाऊंगा। अभिमान ने युग की तरफ हैरानी से देखा और फिर अपने माथे पर हथेली मार ली, और तभी उनके फ्लैट की बेल बजी। अभिमान खुश होकर खड़ा हुआ और बोला, लगता है तेरी भाभी फिर से लड़ने आ गई। युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या बात है, क्या दिन आ गए हैं, अगर भाभी लड़ने आएगी तो भाई खुश हो जाएगा। अभिमान ने बहुत खुश होकर फ्लैट का दरवाजा खोला तो सामने डैनी खड़ा था, जिसके चेहरे के भाव बदले हुए थे। डैनी को देखकर अभिमान बोला, क्या हुआ ससुर जी? डैनी ने कहा, वंदना घर में नहीं है, अनिरुद्ध भी सुबह सुबह चला गया, आराध्या को पेन हो रहा है, मैंने 2-3 बार पूछ लिया लेकिन ठीक से बता नहीं रही, शायद मुझे बताने में हिचकिचा रही है, तुम एक बार आकर पूछ लो। अभिमान हैरान हुआ और कहीं ना कहीं खुश था कि फाइनली डैनी ने तो उसका और आराध्या का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगले ही पल उसे भी टेंशन हो गई कि पता नहीं आराध्या को क्या हुआ है। अभिमान तेज कदमों से डैनी के फ्लैट में गया और सीधा आराध्या के कमरे में गया। आराध्या पेट पकड़े बेड पर लेटी हुई थी और अपना दर्द कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अभिमान सीधा आराध्या के करीब गया, उसने आराध्या के चेहरे को अपने गोद में रखा और उसके गालों को थपथपा कर बोला, ए गिलहरी, क्या हुआ तुम्हें? आराध्या ने थोड़ी सी आंख खोलकर अभिमान को देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने अभिमान का हाथ झटकते हुए कहा, अभिमान जाओ यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अभिमान को गुस्सा आ गया, उसने अगले ही पल आराध्या को गोद में उठाया और बाहर की तरफ ले जाता हुआ बोला, ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है और पिता होने के नाते मेरा इतना फर्ज तो बनता है कि मैं अपने बच्चे की माँ के दुख में उसकी मदद करूं। आराध्या इस वक्त इतने दर्द में थी कि उसने अभिमान को जवाब देना ठीक नहीं समझा। अभिमान सीधा आराध्या को लेकर अपार्टमेंट के बाहर आ गया। तब तक युग भी गाड़ी लेकर आ चुका था। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी और बोली, मैं नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ कहीं भी। अभिमान बोला, चुपचाप हॉस्पिटल चलते हैं, उसके बाद चाहे तो गाली फालतू में देना, बुरा नहीं मानूंगा। इतना कहकर उसने आराध्या को गाड़ी में बिठाया और दोनों भाई आराध्या को वहां से लेकर चले गए। आराध्या और अभिमान दोनों पीछे बैठे थे। अभिमान आराध्या को संभाल रहा था और आराध्या अपना पेट पकड़े बैठी थी। अभिमान ने आराध्या के पेट में हल्का हल्का सा हाथ फेरा और आराध्या को अभिमान का ठंडा ठंडा हाथ लगा तो थोड़ा सा रिलैक्स हुई। अभिमान ने जब आराध्या के पेट को सहलाना शुरू कर दिया और आराध्या धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। अभिमान ने आराध्या को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। फिर वह बोला, क्या हुआ तुम्हें आराध्या? इस बार अपने दर्द को छुपा नहीं सकी और बोली, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं मेरे बेबी को। आराध्या ने इतना ही कहा था कि अभिमान ने आराध्या के मुंह पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर बहुत प्यार से कहा, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, कुछ भी नहीं होगा। आराध्या अभिमान को देखकर बोली, तुम्हें कैसे पता बेटा होगा? अभिमान बोला, मुझे पता है बेटा ही होगा और मुझसे ज्यादा खतरनाक होगा। आराध्या अभिमान के साथ वह पल एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन जब जब उसे अभिमान पर प्यार आता था तब तब उसे वह रात याद आती थी जब अभिमान ने उसे बेइज्जत करके रघुवंशी मेंशन से निकाल दिया था। इसलिए आराध्या ने अभिमान को इग्नोर किया और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वह आराध्या के पेट को हल्का हल्का सहलाने लगा। अगले 20 मिनट में अभिमान कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था और आराध्या का अंदर चेकअप चल रहा था। अभिमान बहुत टेंशन में था। युग भी चुपचाप खड़ा था, उसके पास शब्द नहीं थे कि वह अभिमान को दिलासा दे। अभिमान ने युग को देखा तो युग धीरे से कहा, सिवाय मामू को बुलाऊं? अभिमान ने ना में गर्दन हिला दी। अभिमान नहीं चाहता था कि उसके पापा को कुछ भी पता चले। वैसे भी उसके पापा उसे समझाते नहीं बल्कि उल्टा डांट देते कि उसके होते हुए आराध्या को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्यों हुई। अभिमान कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था और टाइम देख रहा था। युग ने धीरे से कहा, यार तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे आज ही डिलीवरी है। अभिमान ने गुस्से में युग को देखा और बोला, जब तू बाप बनेगा ना तब तुझे पता चलेगा कितनी टेंशन होती है। इतने में डॉक्टर कॉरिडोर में आई। कॉरिडोर में डॉक्टर को देखकर अभिमान जल्दी जल्दी उसके पास गया और बोला, अब कैसी है आराध्या?
डॉक्टर ने कहा ठीक है, उन्हें बस हल्की सी एसिडिटी थी जिस वजह से उनके पेट में दर्द हो गया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लीज उनका खाने पीने का ध्यान रखिए, जितना हो सके उन्हें फ्रूट जूस और हेल्दी फूड खिलाइए। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी और डॉक्टर वहां से चली गई। अभिमान ने युग को देखा तो युग ने हंसकर कहा, तूने गर्दन तो ऐसे हिलाई जैसे सच में भाभी तेरे हाथ से खाना खाती हैं। अभिमान ने हल्का सा युग के सिर में मारा और आराध्या के कमरे के अंदर चला गया, जहां आराध्या बेड से उतरने की कोशिश कर रही थी। अभिमान जल्दी से आराध्या के पास गया और उसने अपने हाथों से उसे स्लीपर पहनाते हुए कहा, एसिडिटी थी, बाकी सब ठीक है। आराध्या अभिमान को देख रही थी। इस वक्त अभिमान में बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। वह बहुत प्यार से आराध्या को स्लीपर पहना रहा था। आराध्या ने भी स्लीपर पहन लिया और फिर खड़ी होकर बोली, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह बाहर की तरफ जाने लगी। अभिमान भी पीछे पीछे चलता हुआ बोला, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती और मेरे साथ खुशी खुशी रघुवंशी मेंशन नहीं चलती, तब तक तो मैं तुम्हारे आगे पीछे लड्डू की तरह घूमता रहूंगा। अभिमान की बात सुनकर आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तो आई, लेकिन उसने बहुत स्ट्रिक्टली उस मुस्कुराहट को हैंडल कर लिया। अभिमान बोला, क्यों अपनी मुस्कुराहट को हैंडल करती हो? थोड़ा मेरे साथ हंसोगी, बोलोगी तो घट नहीं जाओगी। यह सुनकर आराध्या को गुस्सा आ गया। उसने हल्का सा पलट कर अभिमान को देखा और बोली, मुस्कुराहट तो तुमने मेरी उसी दिन छीन ली थी जिस दिन मेंशन से निकाला था। अभिमान बोला, आराध्या यह क्या बात हुई? अब तुम हर बात पर मुझे ताना मारोगी। मैं तुम्हें मनाने आया हूँ, तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी जीने के सपने देख रहा हूँ और तुम हो कि एक ही बात को पकड़कर बैठी हो। इस बार अभिमान की आंखों में देख कर बोली, अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपने घर से निकाल दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? अभिमान बोला, बहुत अच्छा लगेगा। यकीन नहीं आता तो आज रात अपनी ख्वाहिश पूरी करके देख लो। आराध्या ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और पैर पटक कर वहां से जाने लगी। अभिमान और युग भी पीछे पीछे चल दिए। युग बोला, चलो बाहर कहीं बैठकर खाना खाते हैं। अभिमान ने कहा, आइडिया अच्छा है, लेकिन आराध्या को मनाना पड़ेगा। युग बोला, इस बार मैं ट्राई करता हूँ। इतना कहकर वह आराध्या के साथ साथ चलने लगा। तीनों ही फिलहाल अस्पताल से बाहर निकलकर आ गए थे। तीनों ही हॉस्पिटल से बाहर थे। आराध्या थोड़ा आगे थी, उसके बराबर में युग चल रहा था और अभिमान थोड़ा पीछे था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि आराध्या उसके मनाने से नहीं मानेगी। चाहे वह मन ही मन अभिमान की बात सुनकर कितना भी खुश हो जाए, लेकिन उसका गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। युग ने आराध्या के कंधे से हल्का सा कंधा मारकर कहा, भाभी बहुत भूख लगी है, तुम अपने घर का तो खाना खिलाती नहीं हो, चलो ना कहीं बैठते हैं, खाना खाएंगे, बहुत दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं। यह सुनकर आराध्या ने गुस्से में युग को देखकर कहा, कल मेरी माँ के हाथ के 4 पराठे खाकर तो आए थे। यह सुनकर युग बोला, यार बड़ी अजीब भाभी हो, गिनती हो, 2 दिन से तुम्हारे घर के बाहर भूखे प्यासे पड़े थे, उसका तरस तो नहीं आया? आपके घर के 4 पराठे खा लिए, उसका ताना दे रही हो। चलो ना यार कहीं बैठते हैं, बातें करेंगे, कुछ देर के लिए भूल जाओ ना भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया। आराध्या ने युग को देखकर कहा, युग इतना आसान नहीं है, अगर होता तो कब का भूल जाती, तुम नहीं समझोगे, तुम लोग जाओ, मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर वह ऑटो रुकवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभिमान अपनी जिद पर अड़ा रहा। बोला, वह मैं नहीं जानता, आपको अकेले तो घर जाने नहीं देंगे, तो बेहतर होगा कि हमारे साथ खाना खाने चलो, बाद में ड्रॉप कर देंगे ना, वैसे भी एक ही जगह तो रहते हैं। आराध्या ने अब युग की बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वह अभी ऑटो रुकवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी ऑटो रुक नहीं रहा था, क्योंकि पीछे से अभिमान उसे जाने का इशारा कर रहा था और ऑटो वाला एक बार आराध्या को देखता और फिर उसके पीछे खड़े अभिमान को और वहां से चला जाता। इतने में युग ने फिर कहा, देखो ना कोई ऑटो तो रुक भी नहीं रहा और ऐसी कंडीशन में अकेले घर जाओगी, चलो ना भाभी प्लीज। आराध्या ने ना में गर्दन हिला दी और फिर से ऑटो रुकवाने की कोशिश करने लगी। इस बार तो युग वहीं सड़क पर आराध्या के पैरों में लेट गया और बोला, भाभी प्लीज चलो, भाभी चलो प्लीज, अगर तुम नहीं जाओगी तो ऐसे ही लेटा रहूंगा। आराध्या गुस्से में बोली, युग यह क्या बदतमीजी है, उठो, हमें सब देख रहे हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।